हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आप लोग का मॉडल पेपर सेट 3 मैथ का जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी का खलास हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का हर एक सवाल भी बन जाएगा। दोस्तों देखिए, इसी पैटर्न पर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, तो एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या पता जो क्वेश्चन आप छोड़ दे वही एग्जाम में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हर एक सवाल को देखिए और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर किसी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद सेट 4 भी अपलोड कर देंगे, उसके बाद जितना सारा सब्जेक्टिव है सभी अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो देख पाओ और एग्जाम की तरह बहुत धाकड़ तरीके से कर पाओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्या बोल रहा है, 6/15 का 10 प्रसार क्या होगा? तो कुछ नहीं, आप लोग सब 6/15 को तोड़ लो। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, बिल्कुल सर लिख सकते हो 2 गुने 3। और क्या करेंगे सर, और 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, 3 गुने 5। कट कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल 3 और 3 कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 2/5 बच जाएगा। दोस्तों हम लोग एक रूल होता है क्या कि दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n रहे। मतलब ये बात समझ लो, 2 और 5 का गुणनफल रहे। तो देखिए ऊपर में 2 है, बिल्कुल सही बात है, नीचे में क्या 5 है, सही है ना। मतलब हर में बोलता है, ठीक है। एक बात इसको समझ लो, हर में ये जो 2 इंटू 5 का गुणनफल होता है ना, 2 इंटू 5 का, ये आपका ये नीचे में 2 या 5 कुछ भी होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ 5 है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाए क्या, शांत है। तो ऑप्शन नंबर 1। बस नीचे अगर दिखा 5 है तो शांत होगा, नीचे अगर 2 रहेगा तो शांत होगा, अगर नीचे 2 या 5 दोनों रहेगा तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन याद रखना, हाँ आपका 3 या 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। धनात्मक संख्या दिया हुआ है 6³ + 5 के रूप का है, तो यह निम्न में से क्या है? तो बस चेक कर लो ना, 6³ + 5 है, क्योंकि जहाँ पे जब 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 6 कम 6 और 5 11। अगर 2 बैठाएंगे तो 6 दूनी 12 और 5 17, 3 बैठाएंगे तो 6 18 और 5 23। मतलब हर एक बार हमको विषम संख्या मिल जा रहा है, तो यहाँ पर विषम संख्या उत्तर हो जाएगा। कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF इंटू एलसीएम क्या होगा? हम लोग का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम दिया हुआ है बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या है, a b, तो a इंटू b हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 का HCF क्या होगा? देखिए 17 को अगर आप तोड़ोगे ना दोस्त, जब भी HCF निकालना देना इस तरह से कर लेना, 17 एकम 17 और 23 को दोगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा, 23 एकम 23। मतलब 1 और 1 दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में कॉमन आता है वही तो HCF होता है। तो ऑप्शन नंबर बी HCF हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक है, क्या शून्यक होगा? तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। क्या है दोस्त, देखो लिखा हुआ x² है, -2x है, ठीक है, और क्या -8 है। तो दोस्तों इसको मैं तोड़ सकता हूँ किसमें, x² - 8 को हम कैसे तोड़े कि 2 आ जाए? तो अगर बोलो सर 4 दूनी 8 करेंगे, 4 दूनी 8 मतलब -4x + 2x कर सकते हैं, और माइनस का 8 है तो 8 ही रह जाएगा। -4x और +2x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और -4 दूनी 8 करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ कॉमन ले लो दोनों में, तो दोनों में इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो +2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x - 4। अच्छा x - 4 दोनों में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो x - 4 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बच जाएगा, x + 2 बच जाएगा। तो चलिए लिखता हूँ x - 4 और x - 2 बराबर 0, ठीक है। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x - 2 सॉरी x - 2 हो ना, -4 + 2 लिए थे, हाँ चलो +2 होगा, और x + 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, +2 x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। 4 और -2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? तो चलो आगे बढ़ें। दिए गए शून्य px में शून्य की संख्या निकालना। तो देखो x को कितना बार काटा, एक बार काटा, यानी शून्य की संख्या हो जाएगी 1। बहुत आसान सा सवाल है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया, इतना गुणनफल दिया, इतना द्विघात बहुपद क्या होगा? हम मान लेते हैं, माना हुआ द्विघात समीकरण पहले मानते हैं, माना हुआ द्विघात समीकरण क्या होता है, -x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, क्या कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या देना, 0। बस वैल्यू बैठा दो, x² हो जाएगा माइनस ये अल्फा प्लस बीटा क्या, तो शून्यकों का योग कितना दिया है, -3, या -3 बैठा देंगे, क्या है x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, गुणनफल कितना है 2, तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे, बस हो गया काम। क्या लिख सकते हैं इसको, x² - प्लस 3x, ठीक है, और प्लस का 2 बराबर में 0। तो ये जो होता है दोस्त, ये हम लोग का द्विघात बहुपद होता है। अगर बराबर वाला मान लोगे तो समीकरण हो गया, इसको हटा दो बराबर को, तो क्या हो गया,
द्विघात बहुपद यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या कि समीकरण 2 को दिया है, इसमें आपको बोला है कि कैसा हल होगा, तो इसको आपको देख के देखो कैसा हल होगा। आप लोग a1/a2 करोगे, ठीक है, a1/a2 निकालोगे। ये देखो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो पहले मैं a1/a2 निकालता हूँ, ठीक है। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2 बटा क्या है 6, 1/3 हो जाएगा। b1/b2 अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो b1 कितना है, 3 है, यह b1 है ना, x1 a1 a1x b1y, b1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट b2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी कट के 1/3 आ गया। वाह, दोनों तो बराबर है। चलो c1/c2 का भी कहानी देख लेते हैं क्या होगा। तो c1 में दोस्तों 4 है, c2 में 11 है। ये बराबर है, बट ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये कंडीशन किस में होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 किस में होता है, जिसमें कोई हल नहीं होता है। ऐसा ही होता है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है, जब असंगत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिया है तो y का मान निकालना होगा, बहुत आसान सवाल है। देखो क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या निकालना है हमको, y का मान निकालना है। तो देखो इसको दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 14 और ये कितना हो जाएगा 15। तो काट दोगे तो 5 या 15 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू जो आ गया दोस्तों, x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू किसी भी समीकरण 1 में मैं रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा, 3 गुना x का वैल्यू 1 रह गया, सॉरी x का वैल्यू 3 रह गया, 3 प्लस का y और इक्वल टू कितना 14, सही है। तो y इक्वल टू कितना होगा 14 और माइनस 3 तरीका 9, तो 14 में 9 जाएगा तो बचेगा 5, तो 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा y का। y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका भाई साहब कोई हल नहीं होता, जिसका कोई हल नहीं होता, जिसका कोई हल नहीं होता, वो क्या होता है, असंगत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र होता है। द्विघाती सूत्र कल ही मैंने बताया था आप लोग को, जी हाँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। अब सर डी कौन सा बला है, तो डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, देख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस डी, डी की जब हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी ऑप्शन नंबर डी हो रहा है बिल्कुल। माइनस बी प्लस माइनस डी, डी की जब बी स्क्वायर 4 लिखा हुआ है बाई 2a है, यानी डी सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 8 1/8 का अभिव्यक्ति कार्य डी का वैल्यू निकालने वाला है, तो डी का वैल्यू निकाल लो। डी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्यारा सा फॉर्मूला होता है। डी बराबर क्या होता है सर, बी स्क्वायर होता है, यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर 4ac, 4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे 1 बट्टा में 8। कुछ कटिंग चटिंग, जी हाँ, 4 दूनी 8 कटिंग, 2 से 2 कटिंग, बचा क्या -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -1 1 में गया तो 0, यानी कि डी का वैल्यू विविध कर का वैल्यू क्या हो जाई, क्या हो जाई, क्या हो जाई, तो ये हो जाई 0। समझी कि ना समझी। 13 नंबर देखी क्या हो, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होगा। द्विघात समीकरण, द्विघात बोल रहा है तो भाई साहब घात 2 होगा, अधिकतम घात 2 ही होगा, और क्या होगा बताओ। द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या होगा, तो मूल निकाल लो। एक्स का वैल्यू निकालने वाला मूल मतलब तो भी निकाल लेता हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x को आप तोड़ सकते हो, देखो 5x, यहाँ 2 को 3 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 6। मैंने आपको मूल निकालने को बताया था, 6 हो जाएगा। 6 को ऐसे तोड़ोगे कि जोड़ या घटाव करने पर कितना आ जाए 5, तो 2 3 में तोड़ देंगे, 2 गुना 3 में, ठीक है, तो 2 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो ये चीज़ करते हैं, 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर लिखते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2x और माइनस 3x, तो ऐसा करोगे तो -5x हो जाएगा, गुना करो 2 3 6, बिल्कुल 2 3 6 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का है 3 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, सॉरी दोनों में x है ना, तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन, तो बचेगा x माइनस कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा -3 है तो -3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, माइनस कौन से, यहाँ भी प्लस जगह माइनस हो जाएगा, -3 एकम 3 ये वाला, तो ये x माइनस 1 x माइनस 1 सही हो गया, x माइनस 1 x माइनस 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3, तो x माइनस 1 और 2x माइनस 3, x माइनस 1 और 2x माइनस 3, तो x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर एक हो जाएगा 1 और एक x बराबर होगा 3/2। समझ गए, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। एक हो गया 1, एक हो गया 3/2, तो 1 और 3/2 किस में है देख लो, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो निम्न, भाई साहब क्या कर रहा है,
निम्न लिखित में से कौन एपी है? एपी के लिए आपको सार्वंतर समान होना चाहिए। तो सार्वंतर निकाल के देखो, 6 में 3 कितना बचेगा? 3। 12 में 6 का 3 बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। 3 में 1 जाएगा 2, 5 में 3 जाएगा 2, 7 में 3 5 जाएगा 2। बिल्कुल ये आपका सार्वंतर सभी का समान हो रहा है। 3 में 1 घटा दो 2 आ जाएगा, 5 में 3 घटा दो 2 आ जाएगा, 7 में 5 घटा दो 2 आ जाएगा, सब में 2 आ रहा है बराबर, यानी कि ये आप लोग का एपी में है। बाकी कोई भी प्रश्न ओपी में नहीं है, कोई भी ऑप्शन। एपी दिया है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? तो 30वां पद आपको A30 निकालना है। A30 का फॉर्मूला था A + 29D। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 10। अरे यार दिमाग खराब करता है। ए बराबर 10। ठीक है, डी क्या होगा? डी होगा 7 - 10। ठीक है, डी क्या होगा? A2 - A1 यानी 7 - 10 हो गया। और क्या निकालना है? 30वां पद निकालिए, यानी कि A30 n बराबर 30 दिया, n बराबर 30। तो A30 निकालिए आप। A30 का वैल्यू होता है क्या? A + 29D, A + 29D, 29D। ए का वैल्यू कितना है? 10 है, 29 हो गया। डी का वैल्यू कितना हो गया? -3। 7 में 10 गया तो -3 होगा ना, तो -3। ठीक है, तो -3 तो बराबर हो जाए 10 + -3 में 10 का 7 2, 3 9 10 का 7, 3 9 10 का 7 मेरा हाथ 2। ठीक है, 7 3 9 10 का 7 मेरा 2, 3 6 7 87। 10 में 87 जाएगा तो -70 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एपी के प्रथम पद ए और अंतिम पद 11 है। ठीक है, प्रथम पद दिया है ए, अंतिम पद दिया है 11, उस पदों का योग दिया है 30, तो पदों की संख्या क्या होगा? ठीक है, पदों का योग हम लोग एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? SN = n/2 × A + AN। ठीक है, तो SN पदों का योग कितना दिया? 30, तो यहाँ 30 लिख लेंगे पदों का योग। जो SN होता है पदों का योग होता है, आपको पता है। n मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको निकालना है। n/2 मैं लिख देता हूँ अभी। A + AN प्रथम पद है 1 और AN मतलब अंतिम पद है 11। बस इतना कर लो, 11 और 1 हो जाएगा 12। यहाँ पर 11 1 12 हो जाएगा, 2 से करके 6 हो जाएगा। तो n बराबर 30 बराबर 6 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं n बराबर 30 बट्टा में 6 करिए 6 × 30, n का वैल्यू 5 आ गया। तो n का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा डैश होती है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा दोस्तों क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजा होती है ना, वो समानुपाती होती है, याद रखना। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती, यानी 18 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। भाई साहब क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना, क्या? क्षेत्रफल का अनुपात, याद रखना क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात देगा, जो भुजाओं का अनुपात देगा ना, उसका वर्ग कर देना, यानी 4/9 का स्क्वायर कर देना, इस आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 और इसका होगा 9 9 81। तो 16:81 इसका सही उत्तर। याद रखना क्या कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात देंगे तो भुजा जो होगा स्क्वायर कर देंगे, और अगर भुजाओं का अनुपात निकालने देगा तो जो क्षेत्रफल दिया रहेगा ना उसका वर्गमूल निकाल देंगे। बस इतना सा काम करना है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सरासर गलत है, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। चलो नाइंसाफी नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया था, क्या मिसप्रिंट हो गया होगा। अगला सवाल है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों वाई अक्ष से दूरी होता है ना, उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। याद रखना, जो वाई अक्ष से दूरी होता है, जो वाई अक्ष से दूरी होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। जो एक्स अक्ष से दूरी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट में बोल दो, फटाफट से टेप दो कमेंट में। 22 नंबर है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? 1000 बार बोला है क्या कि सर मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है x² + y²। डिट्टो छाप देना और बैठा बैठा के छाप देना। 2 का स्क्वायर हो जाएगा और +3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 क्या हो जाएगा? 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। इन आई थिंक √13 कैसे आ रहा है? तो √13 तो कहीं भी ऑप्शन नहीं है, 13 है। ठीक है, इन बिंदु की मूल बिंदु से दूरी √x2 - x1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 सही है। इसमें से √13 एक नहीं है, तो ये रूट होना चाहिए था, ये रूट नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि √13 आ रहा है हम लोग का। 9 sec² a - 10² 9 10² क्या होगा? तो 9 कॉमन ले लो, sec² a - 10² a सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या फॉर्मूला होता है? ये 1 हो जाता है, तो ये 9 आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री का मान क्या होगा? tan 26 बाई cot 64 क्या होगा? तो जब भी बटा में रहेगा इसको चेंज कर देना, लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या, नीचे वाला जो है माइनस कर दो 64। अरे वाह, cot 64 डिग्री सही है ना। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा इसी करना।
tan 26 को नहीं लिख सकते हैं, tan 26 को क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे 26 लिखना है तो 90 में कितना घटा, 90 में क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला में आ जाता है, बैठ जाएगा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला में बैठ जाएगा। तो tan 90 में कितना घटाएंगे, 64 कर देंगे तो 26 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी घटा नहीं रहे हैं, अभी फॉर्मूला में बैठा देंगे इसको। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot क्या हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा, बटा cot नीचे में क्या है, 64 डिग्री है। दोनों को तो मिलाने के लिए हम काटे थे, मिलाए थे, एक आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या, जी हाँ 1। यदि tan x बराबर 1 तो x का मान क्या होगा, tan x 1 आप बता सकते हो tan कितना डिग्री में 1 होता है, tan कितना डिग्री में 1 होता है, tan x बराबर आपको दिया हुआ, इतना आसान सवाल को छोड़ दोगे, tan x बराबर 1 दिया है तो लिख सकते हो tan कितना डिग्री, tan हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। tan tan कैंसिल, x बराबर 45 डिग्री, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट याद रखना tan 45 डिग्री 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के 30 डिग्री झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये है लंबाई, ये फिसलन पट्टी आप लोग फिसलते हो, ठीक है। आपका दिया है 1.5 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, और दिया है क्या, 30 डिग्री भूमि के साथ, ये 30 डिग्री कौन बना रहा है, आपको ये लंबाई निकालना है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। एसी निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये मेरा थीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो इस थीटा के लिए क्या होगा, पी हो जाएगा, ये क्या होगा, एच होगा। तो पी बटा एच किस में होता है, साइन थीटा में होता है सर, लिख दो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बटा एच। पी मतलब क्या, ए बी, और एच मतलब क्या, ए सी, ओके। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इक्वल टू ए बी का वैल्यू हो गया 1.5 और बटा ए सी आपको निकालना है। तो एसी क्रॉस गुना करता है, 2 को 1.5 से 3 आ जाएगा, यानी एसी बराबर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर का सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। और cos 90 माइनस थीटा, भाई साहब बच्चा बच्चा बोलेगा साइन थीटा आएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। जो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, याद रखना। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बोल रहा है कोई एक वृत्त के केंद्र से, ठीक, केंद्र से कितना दूरी पर, 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। ये मान लीजिए 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये जो स्पर्श रेखा इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या निकालना, ये वाला निकालना। आपको ये 90 डिग्री पता है। आपको पता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी लिख सकते हैं कि 13 का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर, और प्लस इसको कुछ मान लो, आर मान लेते हैं ना, ये क्या है, आर ही है ना, तो आर मान लेते हैं, आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, और प्लस आर का स्क्वायर 169 में 144 माइनस कर देना, आ जाएगा 25। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा निकल कर 25, यानी आर बराबर हो जाएगा √25, √25 मतलब 25 का वर्गमूल निकालो, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हो गया वृत्त, कोई बाह्य बिंदु ये हो गया। मान लो इस बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इधर से एक खींचेगा और इधर से एक खींचेगा, बस 2 ही तो रेखा खींची जा सकती है। और खींची जा सकती है क्या, और खींची जा सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं, और खींची नहीं जा सकती है। अगला सवाल, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप होता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है, आर वृत्त वाले अर्धवृत्त का परिमाप, ये होता है अर्धवृत्त, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है सर, 2πr होता है, क्योंकि अर्धवृत्त है इसलिए 2πr/2 हो गया, प्लस के ये तो इसका निकल गया, अब इसको भी तो निकालना है ना। ये कितना आर होगा, इधर 1 आर होगा, उधर 1 आर होगा, मतलब 2 आर होगा ना, प्लस 2r, तो 2 से 2 कटिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा πr+2r। πr + 2r किस में है, πr+2r ऑप्शन नंबर सी में है, सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 × πr² हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट शानदार जानदार आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो 90 डिग्री पर आंतरित है। वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है दोस्त, तो लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर θ/360 × 2πr, ये चाप की लंबाई होता है, ठीक है। तो θ/360, थीटा कितना है देखो 90 डिग्री, तो 90/360 × 2, पाई का मान 22/7, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना हो गया 14, आर का वैल्यू 1 मिनट, आर का वैल्यू हो गया गुना 14, काट सकते हैं तो कटेगा सर, यहाँ पर ये 7 है, ठीक है, ये कितना है 7 है, याद रखना यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 दूनी 14 कट जाएगा, और ये 1 0 1 0 9 4 36 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 2 काट देना, यानी आई थिंक 22 इसका आंसर हो जाएगा, 22 22 22 22, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैलकुलेशन दोस्तों थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग देख लेना एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन स्क्रीन में छोटा पड़ रहा है, लेकिन आसानी है, कुछ गलत नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है।
यदि घन का आयतन 216 है तो घन का किनारा क्या होगा? घन का आयतन होता है ए क्यू, कितना दिया है घन का आयतन 216, ए क्यू बराबर 216, तो ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 216 हो जाएगा। 216 का घनमूल निकलना आ जाएगा 6, 6 गुना 6 गुना 6, 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो देखो क्या है, एच बराबर कितना दिया है? एच बराबर चलो 12 दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी बराबर दिया है ना, डी बराबर कितना है? डी बराबर आपका दिया है 10, तो आर बराबर क्या होगा? इसका आधा मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो बस निकाल लेते हैं। एल, एल बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है ना। एच बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, किसका? ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है, एल बराबर होता है, तो यहाँ एल बराबर हो जाएगा। तो एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 12 12 144 और 5 5 25 हो जाएगा 169। तो 169 इक्वल होगा वर्गमूल में इसका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई होगी। तो देखो बोला त्रिज्या 42 सेंटीमीटर धारक, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, 42 नहीं 4.2 होता है, कितना होता है? 4.2, तो चलो 4.2 लेकर बनाते हैं। क्या हो जाए गोले का? देखो जब एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाता है तो दोनों का आयतन क्या हो जाता है? समान हो जाता है। मतलब गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर का स्क्वायर एच, या आर डैश कुछ और हो सकता है, दोनों का आर सेम नहीं है, ठीक है। चलो वैल्यू बताते हैं, 4/3 तो 4/3 हो जाएगा, पाई को पाई रहने दो, ठीक है। आर का क्यू, आर को मैंने 4.2 बनाया ना, तो 4.2 का स्क्वायर कर दो, सॉरी क्यू कर दो, और पाई को पाई रहने दो। आर स्क्वायर, आर कितना है? पिघला का 6 सेंटीमीटर, तो आर का 6 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कट जाए, कोई दिक्कत नहीं कटेगा, सॉरी कट जाएगा ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ होगा 4/3 इंटू ये होगा 4.2, 4/3 इंटू 4.2 को 3 बार गुना कर देना, और 6 का स्क्वायर गुने एच, तो 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 3 बार है, बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कट गया, आर इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 और इंटू एच हो जाएगा। तो इधर से कटेगा 3 एकम 3, 3 4 12, ये 6 7 42 कटेगा, ये भी 6 7 42 कटेगा, लेकिन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। 7 49, 49 को 14 गुना 4 56, 14 4 56 हो गया, मतलब 5.6 और 7 49 मतलब 0.49। इन दोनों जब गुना करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 2.744, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं है? तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो ये वाला आपका सही उत्तर आ रहा है। देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्यक, क्योंकि 2 माध्य इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग 38 नंबर, क्या बोल रहा है कि दिए गए संचय बारंबारता की कुल बारंबारता n है, माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक जब ही निकालने बोलेगा तो सबसे पहले n निकालना, n/2 बराबर क्या होगा? n/2 निकालना मतलब 25 हो जाएगा, 50/2 है। अब देखना कि 25 कहाँ पर टच किया, 25 यहाँ पर है, तो यहाँ से नीचे उतार देना, ठीक है। जस्ट 30 में मिल रहा है, तो 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता भाई साहब कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता माइनस में कभी नहीं, -1 नहीं होगा। एक थैली के अंदर 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर काली होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता कुल गेंद कितना हो जाएगा? 4 + 6 = 10 हो जाएगा। काली होने की प्रायिकता निकालना है, किसका? काली होने की प्रायिकता आपको लिखना अच्छे से बना करके, ठीक है। मैं तो अभी बता रहा हूँ शॉर्ट में, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब सब्जेक्टिव में लिखोगे तो बना के लिखोगे, ठीक है। तो काली कितना है? काली है आप लोग का 6 और कुल कितना है? 10, तो 6/10 करना, तो 3 6 2 10, 3/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं पर दोस्तों हम लोग का सेट 3 समाप्त होता है। जल्द सेट 4 भी अपलोड कर देंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी बच्चा वंचित ना रहे पढ़ाई से। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।